days to go. जी हाँ, अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आज 27, कल 28 और परसों 29 की शाम 5 बजे फील्ड मार्शल के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा है। अब अगर तो वो किसी आइन पे चलें, कानून पर चलें, कायदे पर चलें और इवन इस्लामी रवायात पर ही चलें या इस्लामी असूलों पर ही चलें, तो 5 बजे 29 नवंबर को वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे। और जो 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स, हम आपको उनकी तस्वीर, उनका बैकग्राउंड, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके सामने रख चुके हैं। उनमें से कोई एक पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ बन जाएगा। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बज़िद हैं, ढीठपन शो कर रहे हैं कि मैंने हर सूरत नई अपॉइंटमेंट करवानी है। हर चीज़ उन्होंने अपने कब्जे में लेकर रखी है और लग यही रहा है कि अगले जो 48 घंटे हैं उनके अंदर अंदर, या बल्कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ही अब उनका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आज 27 है। इसी के अंदर वो कोई नोटिफिकेशन करवाएंगे और काबिज हो जाएंगे अगले 5 साल के लिए। जाहिर है वो फॉर्म 47 के अब आर्मी चीफ होंगे। वो पाकिस्तान के आईनी या पाकिस्तान के कानूनी आर्मी चीफ इसके बाद नहीं रह जाएंगे। इसके साथ ही साथ ना सिर्फ वो इन 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स का हक खाएंगे और ना सिर्फ वो आर्मी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर बदएतमादी का इजहार करेंगे कि उन्हें एतमाद ही नहीं होगा कि इनमें से भी कोई कैपेबल हो सकता है जो आर्मी की बागदौड़ संभाल सकता है। ना सिर्फ वो ये करेंगे बल्कि एयरफोर्स और नेवी की भी जो अदारजाती उनका एक तशख़्ख़ुस था उसको भी तबाह कर देंगे और उसको भी अपने नीचे ले लेंगे। एटम बम को भी अपने नीचे ले लेंगे। ये सब कुछ अगले 24 से 48 घंटे में करने का वो इरादा रखते हैं। जो भी सूरत हाल होगी, डेवलप होगी, वो आपके सामने रखेंगे और आपको अपडेट करेंगे। जब हमने ये काउंटडाउन शुरू किया था तो ना आपको ना हमें किसी को भी शायद अंदाजा नहीं था कि मामला इतना क्लोज चला जाएगा। मुझे लगता था हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले ही अपना नोटिफिकेशन करवा लेंगे, लेकिन मामला इतना क्लोज चला गया है कि अनहोनी भी हो सकती है, जिसके चांसेस कम है। लेकिन बहरहाल फिर भी आप और मैं इसी चीज़ के साथ बंधे रहते हैं और देखते हैं कि मामला आगे क्या चलता है। आज की पहली खबर इमरान खान साहब की सेहत और सलामती के बारे में है। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी रब्ता किया, बहुत सारे ट्विटर के ऊपर भी चर्चे चल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें जिन्होंने पूरी कौम को परेशान कर रखा है। और सोचिए, कौम परेशान है तो इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, उनका ख़ानदान कितना ज़्यादा परेशान होगा जिस तरह की खबरें फैलाई गई हैं। अफ़गानिस्तान पोस्ट नामी एक अफगानिस्तान टाइम्स नामी एक ट्विटर अकाउंट, जिसने सबसे पहले ये खबर को पाकिस्तान के 9:42 सुबह 26 नवंबर की सुबह 9:42 पर यह तकरीबन खबर दी। और ख़बर ये थी कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई है जेल के अंदर और उनको नुकसान पहुंचा दिया गया और ये ISI ने किया है और ये पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है और उन्हें जेल से मूव कर दिया गया है कहीं और, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ऐसा कभी ना करे। लेकिन ये एक ख़बर जो है वो अफ़गानिस्तान टाइम्स ने पब्लिश की 9:42 पर। अब देखने को तो ये बहुत ही कोई मोतबर नाम लगता है, अफ़गानिस्तान टाइम्स, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी सी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो नजर आता है कि फेक अकाउंट है जो ट्विटर के ऊपर बना हुआ है। फिर इसी तरीके का एक और इसकी एंगेजमेंट पर इसे 5500 लाइक्स मिले, 1500 रीपोस्ट हुई और तकरीबन 3 लाख लोगों ने इस र्यूमर को या इस ट्विटर को जो है वो देखा ट्विटर के ऊपर। जाहिर है इससे बात फैल गई। उसके बाद दूसरा ट्वीट जो है वो एक और कोऑर्डिनेटेड फॉलोअप इसके ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बलूचिस्तान। अब जाहिर है बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का सूबा है, उसकी कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर नहीं है, वो तो मुल्कों की होती है। ये वही लोग हैं BLA वगैरह वाले जो बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने ट्विटर अकाउंट बनाए हुए हैं जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बलूचिस्तान। उन्होंने ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:20 पर सुबह के दूसरा ट्वीट किया। तकरीबन 38 मिनट बाद, पहले ट्वीट के 38 मिनट के बाद उन्होंने भी इमरान खान साहब की ज़िंदगी के बारे में ऐसी ही अफवाह फैलाई और कहा कि आसिम मुनीर और ISI ने खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। अब जो हालात पैदा किए हुए हैं, आसिम मुनीर को ऐसे ही तो इमरान खान ज़हनी मरीज़ नहीं कहते। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उसकी, या लोग पहले से ही इस्तराब में हैं क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान की मुलाकातें पिछले महीने 2 महीने से बंद की हैं, उन्हें आइसोलेट किया, किसी को उनकी सेहत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई एक्सेस आसिम मुनीर नामी जिनको इमरान खान ज़हनी मरीज़ कहते हैं वो देने को तैयार नहीं है। उस वजह से एक इस्तराब है, एक परेशानी है पूरी कौम में। और यहां पर सोचिए कि इमरान खान की बहनें और उनका खानदान कितने ज्यादा परेशान हुए होंगे इस अफवाह से। अब
सिचुएशन ये है कि कोई भी हतमी तौर पर आकर इस अफवाह को जो है वो गलत कहने को भी तैयार नहीं हो सकता। उसकी वजह कि इमरान खान साहब तक किसी को एक्सेस ही नहीं दे रहे, किसी को उन तक ना मिलने की इजाज़त दे रहे हैं, ना उनसे बात करने की इजाज़त दे रहे हैं, ना उनकी वेलबींग जानने की इजाज़त दे रहे हैं। और ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान किसी कैद में नहीं है। इमरान खान को आसिम मुनीर ने, जो आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तानी फौज की ताकत की वजह से आसिम मुनीर ने इमरान खान को अगवा कर रखा है। ये एक माफिया स्टाइल काम है, जैसे कोई गुंडा बदमाश किसी को अगवा करके पकड़ के बिठा ले, बिल्कुल उसी तरीके से आसिम मुनीर साहब ने फौज की ताकत के ऊपर, जिसमें पूरा फौज का इदारा उनके नीचे है, उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इमरान खान को भी यरगमाल बनाया हुआ है। ऐसे ही जैसे होस्टेज बनाते हैं पाकिस्तान की अदालतों को भी, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, पाकिस्तान की 25-26 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे ही समझिए कि जैसे जहाज में कोई गन लेकर लोग आ जाते हैं, बंदूक बरदार आ जाते हैं और वो हाईजैक कर लेते हैं जहाज, और जो हिलता है उसको गोली मार देते हैं। 26 नवंबर को गोलियां मारी गई। अब ड्रॉप साइट कहता है कि उसकी मीटिंग GHQ में हुई थी। ड्रॉप साइट कहता है, अमरीकी जरीदा है, कि आसिम मुनीर साहब ने गोलियां मारने की अप्रूवल दी थी। ड्रॉप साइट कहता है कि 26 नवंबर को चौक पर जो गोलियां मारी गई वो सब एक प्रॉपर वेल प्लान्ड, उनका पूरे का पूरा प्लानिंग थी जो एग्जीक्यूट की गई, और उसके बाद लाशें भी उठा ली गई और सब कुछ छुपा लिया गया। तो इन हालात में, जब मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं, लोग जाहिर है इस तरह का शिकार हैं, और ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, हर शख्स दूसरे से पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि इनको अगर हम देखें, ये दोनों ट्विटर अकाउंट तो जाहिर है फेक हैं, जाली हैं। ये कोई मुरव्वजा ना ही ट्विटर अकाउंट है, ना ही कोई किसी मुसद्दका ट्विटर अकाउंट है, ना ही ये कोई मुसद्दका इनकी बातचीत है। ये तो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर दोनों ट्विटर अकाउंट किसी ने बना रखे हैं, ना इनकी कोई बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे ही इन्होंने लग ही रहा है। लेकिन मैंने कहा कि कोई भी हतमी तौर पर अभी तक 24 घंटे के करीब होने वाले हैं, इसको ना ही हुकूमत की बेशर्मी और बगैरती कहूंगा मैं यहां पर, ना वो इसको आके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और के पास तो इसलिए कि इमरान खान की एक्सेस ही नहीं है, तो वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो इसलिए लोगों को इस्तराब में छोड़ा हुआ है, परेशानी में छोड़ा हुआ है, और खुद ये अपने नोटिफिकेशन जो हैं उनकी तहरीर तैयार करवा रहे हैं कि नोटिफिकेशन कैसे करवाना है। हमारे जराए ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, और उसकी जो भी उसकी मीम में उसके अंदर आगे पीछे करनी थी, उसकी जेर ज़बर ठीक करनी थी, नोक पलक ठीक करनी थी, वो कर ली गई है। और अब हतमी तौर पर उसको शायद साइन करवा लिया गया या करवाया जाएगा, लेकिन इशू शायद आज किसी वक्त 27 को या कल 28 को कर दिया जाए। अगले 24 घंटे में बहरहाल ये नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने आने की तवक्को है। अब ज़रा आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की आखिरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मरीम नवाज से मुलाकात हुई है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कोई बारगेन शुरू हो गई है? क्या कोई किसी किस्म की बैक चैनल बातचीत शुरू हो गई है, या कोई मुज़ाकरात होना शुरू हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 27वीं कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई है 27वीं। ये ISPR, ISI सब मिल मिला के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर ये करवाई जाती है। बेसिकली ये ISPR का प्रोजेक्ट है, और ये जो 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है, इसके अंदर हर तरह के लोगों को रखा जाता है। इसकी फ़ी वैसे कहा जाता है, मुझे 100% नहीं पता, लेकिन कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि इसकी फ़ी 4 लाख रुपए है। फिर कुछ लोगों को इसकी फ़ी वेव कर दी जाती है। इसमें होता क्या है, आपको एक क्लास बनाई जाती है, उस क्लास के अंदर तकरीबन को 70-80 लोग होते हैं या 100 लोग होते हैं। उसको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेके जाया जाता है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद उनकी मुलाकात चारों सूबों के वज़राए आला से करवाई जाती है, कई दफ़ा वज़ीर आज़म से भी करवा दी जाती है, और आर्मी चीफ से भी करवाई जाती है। ये रिक्रूटमेंट की जाती है बेसिकली सियासतदानों के अंदर, बिजनेसमैनों के अंदर, वकला के अंदर, एक्टर्स के अंदर, एक्ट्रेसेस के अंदर जो भी डिफरेंट शोबाए ज़िंदगी, इसमें जर्नलिस्ट भी होते हैं, उनमें से पिक किए जाते हैं जिनको फ्यूचर के लिए रिक्रूट करना है। ये हमने सीखा कहाँ से? ये हमने मेरा ख्याल अमेरिका से सीखा है, क्योंकि अमेरिका भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अमेरिका हर साल पाकिस्तान से 100-150 ब्यूरोक्रेट्स, वकला, ऐसे वकला जिन्होंने आगे जज बनना हो हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, उनको पिक किया जाता है, और सिविल सर्वेंट्स को, और डिफरेंट दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को, कुछ एक्टर्स भी उसमें होते हैं, कुछ दूसरे लोग भी होते हैं, उन्हें अमेरिका लाया जाता है। उनको 5-5 हज़ार पहले तो दिया जाता था, शायद $5-5 हज़ार दिया जाता था कैश, शायद उन्हें होटल्स, उन्हें एयरलाइंस, सब उनका खाना वाना सब कुछ कवर्ड होता है। एक बहुत ही पुरतकल्लफ किस्म का उनका कोई 1 महीना लंबा
ट्रिप करवाया जाता है जिसमें डिफरेंट अमरीकी ऑफिस के अंदर उनकी ट्रेनिंग होती है, उन्हें वाशिंगटन लेके जाया जाता है, उन्हें वाशिंगटन में गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो दिखाया जाता है, फिर उन्हें अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लेके जाया जाता है, उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, सारी चीज़ों की ओरिएंटेशन दी जाती है और वापस मुल्क में भेज दिया जाता है। अब वो भी एक किस्म की रिक्रूटमेंट ही होती है कि आने वाले वक्त में किसने अमरीकी रियासत के साथ काम करना, वहीं से देख लिया जाता है बंदे की नब्ज, मतलब जैसे डॉक्टर आपका लिपिड पैनल सब कुछ चेक करता है ना, तो उस ट्रेनिंग के अंदर भी आपका सब कुछ चेक हो जाता है। आप आने वाले वक्त में कितने काम के हो सकते हैं, किस हद तक काम के हो सकते हैं, वहीं पर आपके नाम के इर्द गिर्द दायरा लगा लिया जाता है। हमारे चौधरी साहब भी क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं से सीखते हैं, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है, इसमें लोगों को इसी तनाजर के अंदर भर्ती किया जाता है और इनको लेके जाया जाता है। अब ये जो हमने आपको खबर दी कि पीटीआई के कुछ लोगों की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, तो मुलाकात हम मुलाकात या वो खबर आपके सामने इसलिए रख रहे हैं, पीटीआई के एमपीएज और कुछ एमएनएज और शायद कुछ सेनेटर्स की भी शमूलियत है इस वर्कशॉप के अंदर। अब उन्हें चाहिए नहीं थी क्योंकि ये वॉलंटियर ही होते हैं, आपको ज़बरदस्ती आपको नहीं लेके जाता, बल्कि मैंने कहा कि इसकी फ़ी 4 लाख होती है और बहुत सारे लोगों के लिए वेव कर दी जाती है, सबसे नहीं ली जाती। बताया जाता है कि 4 लाख इसकी फ़ी है, लेकिन आप अयाशी करें, आपको वैसी वर्कशॉप करवा रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि देखिए कितने ऑनर की बात है, आप आर्मी चीफ से मिलेंगे, आप हमारे सिस्टम के अंदर जो भी कर्नल साहब या जो भी आपको इसमें लेके जाते हैं वो आपको इसके तमाम जो फ़ायदे हैं वो बताते हैं और फिर आप इसका हिस्सा बन जाते हैं। खैर, अब मेरे ख्याल में तो जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो सीनियर जर्नल्स इस वक्त जो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो इस वक्त ISPR कर रहा है, ISI कर रही है, फील्ड मार्शल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अराकीन थे उनको इस सिक्योरिटी कमेटी या वर्कशॉप के अंदर इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, जहां पर वो सवालात भी ना पूछ सकें। दूसरी तरफ आपके अपने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान के साथ। भारत चले, अगर आप चले भी गए, आपका उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये हो सकता है कि जी ये तो मुल्क की सलामती से रिलेटेड, हालांकि आपका काम तो सलामती का कोई बंदूक पकड़ के तो आपने नहीं करनी, और बाकी चीज़ें जो आपको यहाँ बताई जाएंगी प्रोपेगेंडा टूल ही होंगे मौजूदा जर्नल्स के, कोई मुल्क के लिए तो उसमें से खैर की बात होगी नहीं। लेकिन चले, अगर आप चले भी गए तो क्या आपने जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सामने बैठ के आपसे खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, मुल्क की सरहदी सालमियत और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा, तो क्या आपने सवाल पूछा कि सर 26 नवंबर को मुल्की शहरियों की हिफाजत पर आपने समझौता क्यों किया, बल्कि गोलियां मारने का हुक्म आपने क्यों दिया? नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बढ़ती हुई जो पॉलिटिकल मसाबकत, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड हरबों के असरात नुमायां हैं। बैरूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्दी, मालूमाती जंग, सोशल मीडिया समेत पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़म है। तो क्या आपने सवाल किया कि सर ये जो आपको अब सोशल मीडिया से प्रॉब्लम है, तो आपने यहाँ किसी को सहाफ़त करने के काबिल भी नहीं छोड़ा? पाकिस्तान के अंदर को ट्वीट करे तो आप उठा लेते हैं, इसीलिए बैरूनी दुनिया से लोग गुमनाम ट्विटर अकाउंट बनाकर आपके प्रोपेगेंडे को फाश करने के लिए उसका मुकाबला करते हैं। क्या इमरान खान के नाम पर मुंतखब होने वाले MPAs, MNAs, सेनेटर्स में से किसी ने इस 27वीं नेशनल सिक्योरिटी जो ये हो रही थी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप, इसमें जब फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात करवाई गई तो उन्होंने कोई भी सवाल किया? फिर उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कौमी सलामती के लिए भरपूर पेशावराना महारत और अज़म का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक मुल्क है और अपनी हैसियत के मुताबिक दुनिया में मुकाम हासिल करने के लिए पुरअज़म है। तो क्या आपने उनसे पूछा कि ये जो इंटेलिजेंस इदारे आप कह रहे हैं पुरअमन है, ये तो जजों के कमरों के अंदर उनकी बेगमात के साथ उनकी फिल्में बनाते हैं, क्या सर ये आपने अहकाम दिए हुए हैं? आप में से किसी ने ये सवाल वहां पूछा? यकीनन आपने नहीं पूछा। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के लिए मुल्क की सरहद, सालमियत, सिक्योरिटी और हर पाकिस्तानी शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। तो आपने पूछना था कि सर ये आप ही ने तो गोलियां मार दी थी 26 नवंबर को, फिर आपकी अव्वलीन तरजीह तो आपकी अपनी एक्सटेंशन है, आपकी अपनी रीअपॉइंटमेंट है, आप तो उसमें तबाहियां फेरते जा रहे हैं कि आपने ये सवाल पूछे। अब आप आगे से कहेंगे कि गिल साहब आप पागल हो गए और आप सब मेरे पे हमलावर हो जाएंगे, जितने भी MPAs, MNAs और सेनेटर्स इसमें गए होंगे, और खुसूसी अगर कोई हमारी पार्टी से गया है तो आप ये कहेंगे कि आप पागल हो गए, कोई पूछ सकता है आर्मी चीफ से, तो आप फिर वहां अम्ब लेने गए थे?
اگر آپ یہ پوچھ نہیں سکتے؟ آپ کو شوق ہے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر الیکٹ ہونے کا، پھر آپ کو اچھے بچے بن کر کھیلنے کا بھی بڑا شوق ہے۔ عمران خان کی تو ملاقات بند کی ہوئی ہے، دانا پانی بند کیا ہوا ہے۔ عمران خان کی تو بہن کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے، نورین خانم صاحبہ کو، اور آپ سب جو ہیں وہ وہاں پر، مطلب میں کیا کہوں اب آپ کو، شرم بھی آپ لوگوں کو نہیں آتی؟ مطلب رج کے بے شرم ہو گئے آپ سب۔ اور اگر گئے تھے تو پھر سوال پوچھنا تھا، اور اگر آپ کو لگتا ہے واقعی کہ اس طرف سے سب ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر عمران خان کو چھوڑ دیں، پارٹی چھوڑ دیں، پھر ادھر کیوں چپکے ہوئے ہیں آپ؟ غلاظت ہیں آپ لوگ تو، معذرت کے ساتھ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، حیران ہوں۔ اور اب اس کے بعد یہ مجھ سے نفرت کریں گے، انہیں خود شرم نہیں آئے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تصاویر میرے پاس 10 دن پرانی ہیں، فیلڈ مارشل والی نہیں۔ ان کی ملاقات مریم نواز صاحبہ سے بھی کروائی گئی۔ یہ جو لوگ گئے ہیں اس میں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، شامل ہیں۔ انہوں نے وہاں بھی ملاقات کی، اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی سوال نہیں پوچھا، وہاں بھی خاموش ہو کے دانت نکالتے ہوئے ہی وہاں پر کرتے رہے ہیں۔ کسی نے مریم نواز سے بھی سوال نہیں کیا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، چوری کے مینڈیٹ پر آپ چیف منسٹر بن کے بیٹھی ہیں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کوئی سوال نہیں کیا، بے شرموں کی طرح گئے ہیں وہاں، میٹنگ اٹینڈ کی اور گھر آ گئے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر ان کو احساس دلاؤ، ایک تو کئی دفعہ لگتا ہے انسان کو خود اپنے بارے میں کہ یار میں کہیں نارسسسٹ تو نہیں ہو گیا، سبھی برے لگتے ہیں، سبھی کمپرومائز لگتے ہیں۔ پھر دوسری ونڈو میں سے دیکھتے ہیں تو واقعی حالات ایسے ہیں، اب کرے بندہ تو کیا کرے؟ اب کیا آپ کو گوبر کو آئس کریم بنا کر پیش کریں؟ اب جب آپ کی حرکتیں گوبر والی ہیں، مطلب آپ نہ جاتے اس ورکشاپ میں تو آپ کا کیا کام ہو جاتا؟ اور اگر گئے تھے تو پھر سوال کرتے، کیونکہ جس کے نام پر آپ نے ووٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے آپ آج اس ورکشاپ میں جانے کے قابل ہوئے ہیں، آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ حد ہے ویسے تو۔ یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں آرمی چیف صاحب سے، اور یہ وہی گنگی ملاقات ہوئی، خاموش ملاقات ہوئی ہے۔ نہ انہوں نے وہاں شفیق لنڈ، جن کے بارے میں حامد میر کہتے ہیں کہ وہ مجھے نمک اور پانی دے رہے تھے، وہاں ڈیرہ غازی خان سے تھے جن کے سر میں گولی مار کے ان کو شہید کیا گیا تھا، نہ ان کی انہوں نے بات کی، نہ نوازر ستی صاحب کے بیٹے کی بات کی۔ یاد ہے وہ باپ جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا تھا، 17 یا 19 سال کا بیٹا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی، اور کوئی ایک ظلم تو نہیں ہوا۔ الجزیرہ کے صحافی گولیوں کے خول دکھا رہے تھے، ان میں ہمت تھی۔ بی بی سی کی فرد صاحبہ سوال کر رہی تھی، متی اللہ جان سوال کر رہے تھے، باقی پورا انٹرنیشنل میڈیا کر رہا تھا۔ لیکن یہ بے شرم جو ہمارے اپنے ووٹوں پر منتخب ہوئے ہیں، یہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں، آرمی چیف کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، تو پھر آرمی چیف ٹھیک کہتا ہے اس حساب سے تو، کہ مسئلے کی جڑ صرف عمران خان ہے، یہ باقی سب تو ہمارے ساتھ مل کے کھیلنے کو تیار ہیں۔ تو پھر وہ ٹھیک کہتا ہے اپنے حساب سے کہ عمران خان کو مائنس کر لو، باقی ستے کہہ رہے ہیں۔ جب آپ لوگ ایسی بے شرمی بے حیائی کرتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ سارے تو ہمارے ساتھ بوٹ چاٹنے کو تیار ہیں۔ عمران خان ہے جو اکیلا کھڑا ہے، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ اکیلا ہی ہے جو کھڑا ہے، باقی حالات رہے نام اللہ کا ہے جو وہاں پر صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر، سہراب برکت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیاست پی کے پر اپنا پروگرام کرتے ہیں، برازیل میں کسی کانفرنس پر جا رہے تھے۔ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے جو وکیل ہیں سعد رسول، بہت ہی پائیدار وکیل ہیں، بہت ہی عمدہ وکیل ہیں سعد رسول، محنتی ہیں، اچھا نام ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ سعد رسول صاحب نے بڑی محنت کر کے ان کا نام ECL یا جو بھی وہ سٹاپ لسٹ ہے، PNIL لسٹ، جو بھی انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے نام رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے اس لسٹ میں سے نام بھی نکلوا دیا، ہائی کورٹ میں سے آرڈرز بھی لے دیے۔ اس کے باوجود جب وہ ایئرپورٹ پر گئے ہیں تو FIA نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ظاہر ہے یہ ISI کے اما پر کیا گیا ہے یا MI کے اما پر کیا گیا ہے، FIA کو ان سے کیا لینا دینا؟ اب کل یا پرسوں چھوڑ دیں گے، صرف ان کی کانفرنس خراب کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے باہر جا کے کیا کر لینا تھا۔ لیکن بھارت یہ صورتحال ملک میں چل رہی ہے، اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ جا کر دندیاں نکال رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے۔ اگلی خبر، نواز شریف صاحب کو چوتھی بار دھوپ لگائی گئی ہے اور چوتھی بار وزیر اعظم کے لیے ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ یہ ذرا ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، دنیا اخبار کی ہیڈ لائن ہے، اور خبریں کی دنیا کہہ دیا، خبریں اخبار کی ہیڈ لائن ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں۔ حال ہی میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد نون لیگ کو اب سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے تو وہ اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں، تو اس لیے اب نواز شریف صاحب کو بڑا دوبارہ سے دلہن بنا کے یا دلہا بنا کے ان کو بالکل میک اپ شیک اپ کر کے، مطلب کہ کپڑے شپڑے وزیر اعظم والے پہنا کے، پیچھے جھنڈا لگا کے، ان سے آج بڑا سینسٹیو مائکرو فون لگایا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب سانس لے رہے تھے، وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سانس لے رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ تھوڑا مائک، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے، کوئی مائک ہی بندے کے پتروں والا لگا دینا تھا اگر ان کو وزیر اعظم کے طور پر نافذ کرنا، تو ان کی بات سنتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا وہ سانس لیں گے اور ساری دنیا کو اندر کھینچ لیں گے اپنا، تو تھوڑا سا مائکرو فون ہی درست لگا لینا تھا، یا اس کے اوپر فوم کا کور ڈال دینا تھا، یا وہ کپڑا شپڑا لپیٹ دینا تھا، کیونکہ
मतलब उर्दू में तो लपेट कहते हैं, पंजाबी में लपेट ही देना था, ताकि नवाज शरीफ साहब तो ऐसे सांस ले रहे थे जैसे खाने के साथ तो उन्होंने सब कुछ ही खींच लेना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वालों से मुकम्मल हिसाब मांगा जाएगा और इमरान खान से भी वो बड़े मुजरिम हैं जो इमरान खान को लाए। अकेला इमरान खान मुजरिम नहीं है, मतलब जनरल बाजवा और वो साथ साथ फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल और सख्त सजाएं उनकी मांग रहे हैं। अभी उनके अंदर जो उनके अंदर बदले की भावना है वो पूरी अभी कम नहीं हुई और वो अभी और षड्यंत्र मचाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान अकेले नहीं, उनको लाने वाले भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई हुकूमत को कौमी तबाही का जिम्मेदार करार दिया, कहा उन्होंने नफरत, झूठ और अफरा तफरी का कल्चर दिया था। नफरत का कल्चर उन्होंने दिया था, बेनज़ीर साहबा की नंगी गंदी जाली तस्वीर ये फेंकवाते थे और उसमें इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उसमें जो हुसैन हक्कानी साहब भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। बेनज़ीर साहबा की किसी फैमिली किसी शादी में से किसी फैमिली एल्बम में से तस्वीरें निकाल के और उन तस्वीरों को जाली तौर पर नंगी जाली तस्वीर गंदी बनाकर तो उनको फेंका गया। साथ नुसरत भुट्टो साहबा की तस्वीरों को भी फेंका गया। ये नवाज शरीफ साहब की पारसाई है जिसको आज वो पीटीआई और दूसरों पर थोप रहे थे। मईशत तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया, महंगाई 39% तक पहुंच गई, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया, सऊदी रियाल 11 रुपए का हो गया था और अपनी हुकूमत के दौर की मिसालें दी। महंगाई सिर्फ 3% थी, तरक्की का सफ़र जारी था। आज मैंने IMF ख़त्म कर दिया था, ये फिर IMF के पास ले गए। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की तारीफ़ की, कहा दोनों ने मेरी कमी पूरी कर दी है, मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करके खोया हुआ मकाम वापस लाए हैं, ये तो मेरे से भी आगे निकल गए हैं। मरीम नवाज पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि उन्होंने साबित कर दिया वो मेरी बेटी ही नहीं कौम की बेटी भी है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वक्त 50 साल की कम तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मुल्क में। उन्होंने ये नहीं बताया कि कल ही लेबर सर्वे जारी हुआ, 7.1% बेरोजगारी है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा। उन्होंने ये नहीं बताया कि हाल ही में एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि 25 लाख किसान जो है वो छोड़ गए हैं अपनी काश्तकारी। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन इकॉनमी की जो तबाही उन्होंने की है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर गुर्बत का हाल है, बेरोजगारी का हाल है, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उस पर उन्होंने रोशनी नहीं डाली। फिर उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन का ये कैसा बाइकआउट है, अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी खुद इलेक्शन लड़ रही हो, बाइकआउट क्या ऐसा होता है? ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें बाइकआउट करना चाहिए था तो पूरा करना चाहिए था, बात अल्लाह लगती करनी चाहिए। ये क्या बीच में आधा तीतर आधा बटेर? तो ये सवाल अपनी जगह दुरुस्त है, ये हमें इसका जवाब बिल्कुल देना चाहिए। पीटीआई का रोना काम ना आएगा, आगे उनकी बेटी बोली, पीटीआई का रोना काम ना आएगा, जेलों में डालने की रवायत आपने ही कायम की थी। मरीम नवाज ने कहा कि पीटीआई का रोना अब काम नहीं आना, जेलों में इन्होंने पहले डालना शुरू किया था। लाहौर में बाप बेटी दोनों जो ज़िमनी इलेक्शन में जीते क्या थे, बाइकआउट था, अकेले ही भाग रहे थे वो, तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जिनको फॉर्म 47 मिले हैं उनसे बाप बेटी खिताब कर रहे थे। खबरें अखबार कह रहा है, मुझे इस खबर की टू बी ऑनेस्ट कोई समझ नहीं आई ऐसी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर बनने देंगे। लेकिन खबरें अखबार ने अपनी हेडिंग ये लगाई है कि नवाज शरीफ शायद चौथी बार वज़ीर आज़म बने। लेकिन अगर आप मेरे से तज्जिया लें तो ये चीज़ थोड़ी सी नामुमकिन लगती है, क्योंकि आसिम मुनीर नहीं चाहते कि नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने। आखिरी खबर वाशिंगटन DC से आपके सामने रखते हैं। 2 वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड मेंबर्स को गोली मारी गई है, उनके सरों के निशाने लेकर गोली मारी गई है। ये एक मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है जो बिल्कुल व्हाइट हाउस के करीब है वाशिंगटन DC में। इनको टारगेट किया गया, दोनों को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है फौरी तौर पर। ये जो नेशनल गार्ड्स हैं दोनों, इनको गोली मारने वाला जो शख्स है उसके बारे में अभी किसी को हतमी तौर पर कुछ पता नहीं। कुछ मीडिया आउटलेट्स ये स्पेकुलेट कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं कि शायद वो कोई अफगान नेशनल है, लेकिन उसके पास कोई अभी तक आइडेंटिटी नहीं मिली। उसको भी गोली लगी है, वो भी जख्मी है और वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसकी इन्वेस्टिगेशन FBI कर रही है। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर। ये भी एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है जो वाशिंगटन DC से हुई है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।